हम लोगों ने बायोलॉजी का एक क्लास किया था जिसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन हुआ था बायोलॉजी का। इसमें आप लोगों ने देखा था, उसको फिर से रिकैप करेंगे एक बार। बायोलॉजी जो है ये बना है बायोस प्लस लोगोस, ये दो शब्द से, लैटिन शब्द है, इससे मिलके बना है ना। इसका इस दोनों का सम्मिलित अर्थ होता है ना, जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। इसका अर्थ है जीवन और इसका अर्थ है अध्ययन। तो जीवन का जिस साइंस में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं, है ना। और उन्होंने बताया था आपको कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब क्या है, इसमें फिजिकल साइंस है। ये सब जो भौतिक रूप से जो सजीव से हट के कुछ चीज़ें हैं, उनमें उनका इसमें मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। हालांकि सजीवों के अंदर भी जो केमिकल कंपोजिशन है, इसका भी केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, है ना। ये हो गया बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का हम लोगों ने क्या देखा था, दो पार्ट है ना। क्या क्या था? अब ध्यान से देखिएगा जो लोग नहीं क्लास की, बॉटनी और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और क्या, वनस्पति विज्ञान। तो ये दो भाग हैं इसके, जिसमें बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में हम लोग वनस्पति या पादप का अध्ययन करते हैं। वनस्पति का अध्ययन, इसमें प्राणी विज्ञान कहते हैं या जंतु विज्ञान भी कहते हैं। इसमें प्राणियों यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस जो है आप लोग जानते ही हैं। प्लांट किसको कहते हैं, एनिमल किसको कहते हैं, क्या बताइए आप, प्लांट किसको कहेंगे? एक तरफ हम लिखते हैं प्लांट, दूसरे तरफ लिखते हैं एनिमल। हम लोग कहाँ पर एनिमल है? हम लोग क्या एनिमल है? एनिमल है कि नहीं है? एनिमल है। ये एक किंगडम है, इस किंगडम में हम भी हैं, तो हम लोग भी एनिमल हैं। और ये प्लांट किंगडम है, वो किंगडम भी अभी हम देखेंगे। पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ कि प्लांट और एनिमल में आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या क्या डिफरेंस लगता है, बताइए। प्लांट सर मूवमेंट नहीं करता है, वो ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होगा। दूसरा, प्रेशर नहीं लेना, आराम से बातचीत हो रही है, ये बताइए। सर ग्रोथ वाला कैंसर। इसमें लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होगा, एक सर्टेन एज तक ही होगा, एक एज के बाद ग्रोथ नहीं होगा, बंद हो जाएगा, है ना। क्या आप समझ रहे हैं? हम लोग जैसे इसमें जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, जंतु हैं, आदमी हैं, है ना, इसमें एक डेफिनेट एज तक ही ग्रोथ होता है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जब तक वयस्क होते हैं 25-30 साल तक या उससे कम एज में, उस दौरान ग्रोथ होके मैच्योर हो जाता है आदमी, ऊंचाई बढ़नी बंद हो जाती है ना, ग्रोथ जो है वो बंद हो जाता है। जबकि पौधे में जब तक वो जीवित रहेंगे, उनकी ऊंचाई बढ़ते रहेगी, उसमें ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है। और सबसे प्रमुख जो था वो तो बोल ही नहीं रहे हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट और एनिमल के बीच में, हाँ, फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। फोटोसिंथेसिस होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होते हैं। आप नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग आप नोट किए हुए हैं तो इसको नोट करिए। तो फोटोसिंथेसिस होता है कि, और ये ऑटोट्रॉपिक का मतलब स्वपोषी हुआ, है ना, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये क्यों होता है इनमें? फोटोसिंथेसिस क्यों होता है?
हाँ, क्लोरोफिल होता है। अब आपका मीडियम क्या है? मीडियम आपका क्या है, इंग्लिश है या हिंदी? हिंदी में। क्लोरोफिल होता है इसमें पत्तियों में। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्ती में किस भाग में? क्लोरोप्लास्ट ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण इसका रंग भी हरा होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, विषम पोषी होते हैं। डिफरेंट टाइप से पोषण लेते हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं जंतु अपने पोषण के लिए। तो ये मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में। और कुछ डिफरेंस याद है आप लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास का? हाँ, प्लांट और एनिमल सेल का वो होगा। और कुछ नहीं? चलिए, उसके बाद हम लोग ने देखा था पहले हमारे पूरे विश्व में बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं। बहुत तरह के प्लांट को ही आप देखेंगे तो बहुत तरह के प्लांट हैं। जीव जंतु को देखेंगे तो छोटे बड़े हर तरह के, इतने तरह के जीव जंतु हैं कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे, नाम भी नहीं याद रख पाएंगे। तो इन सबको एक पढ़ने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए उसको क्लासीफाई किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि उनको क्या माना जाए। एक तरह के मिलते जुलते लक्षण वाले जीव जंतुओं को, प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखा गया, है ना। उसका कैटेगराइजेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो साइंस का, बायोलॉजी का जो पार्ट है, जो क्लासिफिकेशन को डील करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, है ना। ठीक है। टैक्सोनॉमी क्यों किया जाता है? टैक्सोनॉमी से फायदा क्या है? टैक्सोनॉमी का क्या यूज है, फायदा क्या है? बोलिए, कुछ फायदा बताइए टैक्सोनॉमी का। बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी हम कलेक्टिव कर पाते हैं। हाँ, सर्टेन कैरेक्टर्स अब जैसे अगर हम कैटेगराइज नहीं किए हुए हैं, कोई भी प्लांट कहीं है, उसका फीचर कुछ और है, किसी में क्लोरोफिल है, किसी में क्लोरोफिल नहीं है, कि कोई एक ही साल जिंदा रहता है, कोई एक बार लगा दीजिए और लग गया तो सालों साल तक जीवित रहता है, किसी का बीज किसी अलग तरह का है, किसी का फल अलग है, कोई फल हो रहा है, किसी में फल नहीं होता है, किसी का जो बीज है वो फल के अंदर होता है, किसी का बीज फल के बाहर होता है, किसी में फ्लावर आता है, किसी में फ्लावर नहीं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। एनिमल्स को भी आप देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके नेकेड आई से दिख नहीं सकते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से ही हम लोग उसको देख सकते हैं। जो हमको दिख भी सकते हैं उनमें भी आप देखेंगे कुछ उड़ने वाले जीव जंतु हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, कुछ चलने वाले हैं, कुछ केवल पानी में रह सकते हैं, कुछ दोनों जगहों पे रह सकते हैं। तो ये इतने तरह के जीव जंतु हैं कि अब कैटेगराइजेशन है तो हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर कैटेगराइजेशन ही नहीं हो, क्लासीफाई ही नहीं करें, तो उसको स्टडी करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो इसी को सुविधा के लिए, स्टडी के अध्ययन की सुविधा के लिए टैक्सोनॉमी में उसको क्लासिफाई किया गया। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? हाँ, कैरोलस लिनियस, है ना। लिनियस को कहते हैं। लिनियस जो है इसको वर्गीकी कहते हैं हिंदी में। और साइंस में आप लोग हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं रखिएगा, हिंदी वाले भी इंग्लिश टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। साइंस में इंग्लिश हिंदी का कुछ नहीं है। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लेंगे, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश जानना चाहिए, है ना। उससे फ़ायदा आप ही को होगा। अगर कोई टर्म में कुछ प्रॉब्लम आ गया एग्जाम में, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये टैक्सोनॉमी, इसको वर्गीकी बोलते हैं हिंदी में। वर्गीकी के फादर हैं लिनियस, चूँकि इन्होंने ही शुरुआत की इसका, ठीक है। कैसे शुरुआत की? तो लिनियस ने क्या दिया था क्लासिफिकेशन का? हाँ, ठीक बोले, वो तो ठीक है, बट क्लासीफाई कैसे किया था? पहले स्पीसीज और
टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जेनेरिक और स्पेसिफिक। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? पढ़े थे ना हम लोग? दो काम किया था इन्होंने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया इसमें इन्होंने, है ना? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति थी और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम में जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने सीधा बस बताया, जो उस समय कुछ भी क्लासिफाइड नहीं था, तो इनका क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे जीव जगत को इन्होंने दो भाग में बांट दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी पौधे और जीव जंतु जो है वो बस दो भाग में बांटा, सिंपल। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था लीनियस का, है ना? और एक जो हमारी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की पद्धति थी हम लोगों ने कवर किया था, क्या है निखिल? कैसे कैसे होता है जीनस और स्पीशीज, बताइए। ये क्या है और ये क्या है? बोलिए। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। तो इन्होंने ही ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम भी दिया था, जिसमें किसी भी जीव का जो बायोलॉजिकल नेम बताना था उसमें फर्स्ट उसके जीनस को रखना था, सेकंड उसके स्पीसीज़ के नाम को बताना था। तो इस तरह से, और इसमें जब भी लिखेंगे याद रखेंगे, कभी मेंस में एग्जाम में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, इसका जो जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल होता है। इंग्लिश लिटरेचर का ये ग्रामर का इसमें रूल फॉलो नहीं होता है ना? इसका अपना टैक्सोनॉमी का अपना रूल है, जिसमें जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं, स्पीशीज़ के फर्स्ट लेटर को स्मॉल्स में लिखते हैं। और ऐसे तो इसको अगर जब हम कंप्यूटर टाइपिंग या बुक्स में देखेंगे तो इटैलिक्स में इसे लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम को हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, परंतु यहाँ बोर्ड पे वो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम इसको, इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे। ये कैपिटल में कभी नहीं लिखेंगे, ये टैक्सोनॉमी का रूल। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी लीनियस ने दिया। अब लीनियस ने जो ये क्लासिफाई किया, इसके बाद फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आ गया, क्योंकि आप देखते हैं कि केवल कुछ प्लांट और एनिमल के बेसिस पे क्लासिफाई करने से बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही हैं। केवल प्लांट और एनिमल के बीच में अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके अंदर का और भी बहुत सारे हैं जो न तो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, न ही एनिमल का शो कर रहे हैं। तो वो जब दोनों का किसी भी जो क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम हुआ उसमें किसी का भी फीचर शो नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम कहाँ रखेंगे, ये समस्या आ गई, है ना? जैसे फंगी है, जो कवक हैं, जहाँ क्लोरोफिल नहीं है। कुछ ऐसे हैं चीज़ हैं दुनिया में जो कि न तो उसमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट भी नहीं है, यानी वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, स्वपोषी नहीं है, तो उसको प्लांट नहीं मानेंगे। और अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उसको एनिमल भी नहीं मानेंगे। वो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक वो शो नहीं कर रहा है तो वो एनिमल भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इसीलिए फिर आगे बढ़े, साइंस ने डेवलपमेंट किया। विटेकर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। RH विटेकर ने दिया, है ना? उन्होंने पूरे जो ये बायोलॉजी के में जितने भी चीज़ों को हमको पढ़ना था, प्लांट एनिमल्स जितने भी थे, उसको टू किंगडम से कॉन्सेप्ट को चेंज किया। बीच में और भी बहुत सारा है, लेकिन वो सब जानने की बहुत ज़्यादा आपको भी, जो हम लोग जो एग्ज़ाम कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वो सब ज़रूरत नहीं है। टू किंगडम का 3, 4 ऐसे हुआ था, लेकिन वो सब जानना बहुत ज़रूरी नहीं है हम लोग के लिए। जो जानना जो ज़रूरी है वो एकदम याद रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। अब विटेकर ने क्या दिया, याद रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, वो याद रखना है, वो भूलना नहीं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। पूरे जीव जगत को 5 भाग में इन्होंने बांट दिया।
पहला क्या है? पहला बोलिए। दूसरा, तीसरा, फिर तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, नोट कर लिए? ऐसे ही लिखिए इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है, हिंदी में भी। हिंदी में ऐसे इसको कवक बोल सकते हैं, इसको पादप, इसको जंतु, वो सब नहीं करना है, इसको ऐसे ही नोट जानना है, केवल दोनों जानना है, लेकिन कोशिश करनी है यही याद रहे। तो मोनरा जो था इसको अब जैसे बहुत सारा जो था, प्लांट भी नहीं था, एनिमल भी नहीं था, डिस्टिंक्ट फीचर था उसका, न तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, न ही इसका है। तो उसके आधार पे अब ये हमारा जो 2 किंगडम था उससे 3 और किंगडम ऐड कर दिया इन्होंने। 2 किंगडम तो पहले से था ही ये लिनियस का, और 3 इन्होंने अपना इसमें ऐड किया, है ना। 3 इन्होंने ऐड कर दिया। एडिशन का बहुत सारा उसका आधार था जो हमारे काम का है, बस हम उतना जानेंगे। अब मोनरा में क्या था? किसको मोनरा कहते हैं, किसको प्रतिष्ठा कहते हैं? क्या बताइए अनीता जी कुछ? क्लास में हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं। क्या निखिल? इसमें यूनिसेलुलर होगा, शॉर्ट में लिख रहा है, समझना है, सब किताब में लिखा हुआ है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिसेलुलर होगा, और क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, और इसमें सबसे पहले एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो समझनी है कि यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिकीय होगा। यहाँ 2 टर्म है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ है। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है लाइफ का, जानते हैं। जैसे ये दीवार बनी हुई है, तो इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट है। बहुत सारी ईंट को जोड़ के दीवार बनती है, तो उसी तरह से बहुत सारी ईंटों को जोड़ के दीवार बनाई जाती है। तो बहुत सारे सेल्स मिलके, स्कूल में आप पढ़ चुके होंगे, कुछ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। फिर इसके बाद एक कोई बॉडी बनता है ना। जैसे हमारे बॉडी में पहले ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गन है, फिर टिश्यू है, सबसे छोटा सेल है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल होता है। मल्टीसेलुलर में 2 या 2 से अधिक सेल हो सकते हैं, है ना, तब उसको मल्टीसेलुलर कहेंगे। तो मोनरा में जो भी है वो हमारा यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है ना। और प्रोकैरियोट्स केवल मोनरा में ही है और कहीं नहीं है, किसी किंगडम में नहीं है। याद रखना एकदम बिल्कुल इसको अच्छे से, है ना। है क्या और कहीं? नहीं ना। ये जो है मोनरा जो है ना, एकदम स्टार्टिंग फेज का जीव है, जो बिल्कुल इसका बॉडी जो होता है बिल्कुल सरल होता है। उसमें जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ब्लड है, हार्ट है, टिश्यूज़ है। तो हम लोग का शरीर क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। तब ना इतना 5-5 साल MBBS करने में लोगों को लगता है, इसकी पूरी पढ़ाई करने में, तब भी उनको फिर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम अपने एग्जाम्पल से अगर देखें तो जानवरों की बॉडी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बड़े बड़े जानवर हैं, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट लेवल का कॉम्प्लेक्स है उसमें, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे, पूरे बॉडी के लेवल पे, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, उसकी सब अलग अलग है। तो यहाँ पे मोनरा जो होता है बहुत सिंपल जीव होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, इसलिए इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। इसके सेल में सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं हुए रहते हैं, है ना। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसको। तो इसको बस थोड़ा सा जानेंगे और हल्का सा यूनिक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझते चलेंगे कि यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट केवल मोनरा ही होता है ना। तो ये मोनरा हो गया। मोनरा में आपको कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए कि
ट्रू बैक्टीरिया एक होता है, इसमें यू बैक्टीरिया होता है जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, नोट कर लीजिए, यही सब तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं या वास्तविक जीवाणु। जो भी हमारे जीवाणु होते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनरा किंगडम के अंतर्गत ही आते हैं। जीवाणु हिंदी में इनको कहेंगे जीवाणु, है ना। तो इसमें से एक होता है यू बैक्टीरिया, उसको वास्तविक जीवाणु कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। एक होता है साइनो बैक्टीरिया, इसका नाम कभी सुने हैं? साइनो बैक्टीरिया कोई सुने हैं? बोलिए जोर से। हाँ, वेरी गुड। साइनो बैक्टीरिया है, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, नोट कीजिए, ब्लू ग्रीन अलगी है ये बैक्टीरिया। लेकिन और ये हमारा मोनरा किंगडम में आता है। मोनरा में क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं होता है ना। लास्ट क्लास आप नहीं किए थे क्या निखिल? किए थे? क्यों कंफ्यूज क्यों? रिवीजन नहीं किए? मोनरा में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है। लेकिन साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, नील हरित शैवाल में। नाम ही है हरित, ब्लू ग्रीन अलगी। तो ये इसी किंगडम का है, लेकिन कुछ अलग प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है ना, और ऑटोट्रॉपिक है वो। तो वो है तो इसमें, लेकिन उसका शो करता है सिम्टम इसका। और इसको ये याद रखना है, ब्लू ग्रीन अलगी को ही साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ये हो गया। हम लोग अब बैक्टीरिया को थोड़ा सा देखेंगे। इसको नोट कर चुके हैं ना आप पूरा? बैक्टीरिया के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? क्या है बैक्टीरिया? बोलिए। क्या है बैक्टीरिया? फायदा भी है कि केवल नुकसान ही है उससे? फायदा भी है। बैक्टीरिया से क्या फायदा होगा? तो हाँ सही बोल रहे हैं। तो बैक्टीरिया या जीवाणु, ये पहले तो समझ लें किस किंगडम में आ गया ये? मोनरा का है ना। तो मोनरा का जो फीचर है वही इसका फीचर होगा। क्या क्या होगा? प्रोकैरियोट होगा, यूनिसेलुलर होगा, है ना। और जो भी मोनरा का फीचर है सब शो करेगा। तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर है, लेकिन बैक्टीरिया को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे विशेष तौर पे। इसमें बैक्टीरिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हमको देखना है कि इसकी खोज किसने की, और उससे रिलेटेड कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर कोई वैज्ञानिक हैं तो उनका नाम हम जानेंगे। इसके साथ में इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसको समझना है। बायोलॉजी क्या है? जनरल बायोलॉजी जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई होती है उसमें उसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना होता है सब। लेकिन हमको यहाँ जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जनरल वर्ड पे फोकस रखना है। जो एग्ज़ाम में इस जनरल वर्ड से ही पूछा जाता है। जनरल साइंस का मतलब हुआ कि साइंस में वैसा पार्ट जो मोस्टली अप्लाइड पार्ट है। जीवाणु के बहुत ज़्यादा अंदर जाके हमको स्टडी नहीं करनी है, केवल उसके बारे में जानना है जो एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को जानना चाहिए। उसकी खोज किसने की, कब की, या उसके यूज़ क्या क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका नुकसान क्या क्या होता है, ये भी जानना है। तो आप लोग जानते ही होंगे जीवाणु की खोज किसने की थी? हाँ वेरी गुड, ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। नोट कर लीजिए, ल्यूवेनहॉक
एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लिख दें क्या? ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज की बैक्टीरिया की। कहाँ पे खोजा था इस बैक्टीरिया को इन्होंने? मतलब कौन सा बैक्टीरिया को खोजा था? टोबैको मोज़िक बैक्टीरिया, सॉरी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, पहले इसको देखिए, खोज की। उसके बाद एक और इसमें याद रखना है नाम, एहरेनबर्ग का नाम याद रखना है, एहरेनबर्ग का नाम याद रखना है। लिख देते हैं EHRENBURG, EHR एहरेनबर्ग। जीवाणु जो नाम है बैक्टीरिया, ये इन्होंने ही दिया इसको, है ना। डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने, इसको नेम दिया एहरेनबर्ग ने, ठीक है, एहरेनबर्ग ने नाम दिया। उसके बाद एक और दो नाम है, उसको नोट कीजिए। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, खेल में कोच होते हैं COACH, वही रॉबर्ट कोच हैं। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, कॉलरा एंड टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। रॉबर्ट कोच एक नाम, लुई पाश्चर दूसरा नाम। लुई पाश्चर ने क्या खोजा था? रेबीज़ का टीका खोजा था, दूध का पाश्चराइजेशन वगैरह खोजा था। तो ये सब इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जानना है। एक और जानना है कि इसके जो सेल वॉल होती हैं बैक्टीरिया की, है ना, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा उसमें पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है, ये भी नोट कर लीजिए। GLYCAN, ये सेल वॉल में मिलता है बैक्टीरिया के। कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। उसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है बैक्टीरिया में। इसके बाद हम लोग इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखेंगे। नोट हेडिंग दीजिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ आप लोग बताइए। हाँ, वेरी गुड। और नहीं, कुछ आप लोग मिक्स कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि चीज़, पनीर, बैक्टीरिया नहीं होगा इसमें। लैक्टोबैसिलस वाला सही है, चलिए नोट करते जाइए। उसमें फर्स्ट पॉइंट दीजिए, बेनिफिट्स में भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। सॉइल का फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल। ये कौन करता है? राइजोबियम, है ना, राइजोबियम एंड ब्रैडी राइजोबियम, RHIZOVIUM, एंड इसी में वो लग जाएगा ब्रैडी, तो ब्रैडी राइजोबियम हो जाएगा। ब्रैडी राइजोबियम, राइजोबियम एंड ब्रैडी राइजोबियम। ये किस तरह के पौधे के रूट्स में होता है? लेग्यूम्स में, है ना।
लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है उसके पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके भूमि की जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना। जब जल्दी जल्दी लिखे तो इसमें कुछ और नाम है, नोट करेंगे, याद करना होगा आप लोगों को। 3 नाम एक साथ बताएंगे, ठीक है ना, पहले समझ लेना है। ये 3 बैक्टीरिया जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जो अगला 3 नाम बताएंगे, लेकिन ये मिट्टी में इंडिपेंडेंटली रहता है, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल के जो कण होते हैं उनके बीच नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो 3 नाम लिखिए एक साथ, ऊपर ऐसे करके लिखिएगा, एक लाइन से मत लिखिएगा, 1 2 3, ऐसे याद करने में ज़्यादा सही रहेगा, वर्टिकल लिखिएगा। एजोटोबैक्टर, AZOTOBACTOR होगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं एजोटोबैक्टर, AZOTOBACTOR, यहाँ लिख दिए हम एजोटोबैक्टर। उसके बाद लिख लीजिए एजोस्पाइरिलम, AZO, एक मिनट मिटा देना, एजोस्पाइरिलम। और तीसरा लिखिए क्लोस्ट्रीडियम। ये तीनों एक साथ रहेगा, उसको एक साथ घेर दीजिए। ये तीनों जो है मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, सॉइल में इंडिपेंडेंटली रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एक एनाबीना एंड नॉस्टॉक, ये दोनों भी बैक्टीरिया है, ये साइनो बैक्टीरिया है, इसका काम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। ये वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है एयर के। तो इस तरह से आपको 3 2 2 ऐसे करके बैच में याद रखना है। तो ये पहला हो गया, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके राइजोबियम करता है। राइजोबियम के साथ साथ और भी जो बैक्टीरिया हमने देखा उसको याद रखना है। फिर है दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दूसरा लिखेंगे, क्या है, दूध को दही में बदल देता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जैविक खाद के उत्पादन में इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया का, जैविक खाद के उत्पादन में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। उसके सामने लिखिए मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ यूज होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, है ना, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद अपमार्जक की भूमिका, डिकम्पोजर्स के रूप में भी ये हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है, एज ए डिकम्पोजर या अपमार्जक के रूप में, एज ए डिकम्पोजर, और या हिंदी में लिखेंगे अपमार्जक की भूमिका में। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, एक एग्जाम्पल है, जब भी इसमें लिखेंगे याद रखना है, ये सब ETC लिख देना है साइड में, एटसेट्रा छोटा सा, है ना, केवल एक ही नहीं है, इसके अलावा भी होगा। तो स्यूडोमोनास PSEUDO यहाँ लिख रहे हैं। स्यूडोमोनास का क्या काम है, डिकम्पोज कर देता है ना। जैसे अगर डिकम्पोजर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हाँ, जो ऑर्गेनिक कचरा है ना, जैसे मरे हुए जीव जंतु पशु पक्षी जो हैं, या खाद्य पदार्थ जो बेकार बर्बाद इधर उधर है, तो उसको डिकम्पोज कर देता है ये बैक्टीरिया, ख़त्म कर देता है बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं कहीं
कुछ जानवर या आदि मरा हुआ है सड़क किनारे या रेलवे लाइन के किनारे या कहीं जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है? डिकम्पोज हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ बाघ, शेर और कोई चील गिद्ध आके ही उसको खा के ख़त्म कर रहा है। बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं जो अपने आप वहाँ डेवलप करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे कुछ समय के बाद। तो ये हमारे पर्यावरण को साफ़ सुथरा भी रखता है इस तरह से डिकम्पोजर के रूप में। फिर है बहुत सारा है, कुछ काम का चीज़ याद रखना है। क्यूरिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी के उपचार में, चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट को कम करने में भी बैक्टीरिया काम देता है। चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट को कम करता है, ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है टी एंड कॉफ़ी इंडस्ट्री में। क्यूरिंग लिखेंगे, क्यूरिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी, या लिख लीजिए, हिंदी में भी लीजिए, कड़वाहट को कम करता है। इसमें जो बैक्टीरिया वो है बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम, ये चाय और कॉफ़ी की कड़वाहट को कम करता है। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी ये काम देता है बैक्टीरिया, है ना, पेनिसिलिन वगैरह जो भी है हमारा, उसमें एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी ये काम देता है हमको। अब कुछ इसके हार्म्स को भी जानेंगे, इससे नुकसान क्या होता है। नुकसान, जीवाणुओं से हार्म्स लिखेंगे, 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। पहला लिखिए, फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया डेवलप कर जाने के कारण ही होती है। फूड पॉइजनिंग या भोजन की विषाक्तता, भोजन की विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग। तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार होगा? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। इसी में दूसरा नाम लिखेंगे स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। पहला दूसरा, यही दोनों फूड पॉइजनिंग कर देता है। विषाक्त खाना खाने से क्या हो सकता है? आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, गंभीर रूप से आदमी बीमार पड़ जाता है और सही उपचार नहीं मिलने पे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है और डीनाइट्रिफिकेशन में भी काम करता है, मतलब डीनाइट्रिफिकेशन भी उसकी वजह से हो सकता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विनाइट्रीकरण भी कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन भी कर देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देते हैं, उसका नाम नहीं जानना है। ये इससे क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। उसके बाद सल्फ़र की मात्रा को भी कम कर सकते हैं, विसल्फीकरण भी हो सकता है, बस समझना है इसको। और बहुत सारे रोगों का कारक है, इसमें नोट करेंगे रोग, कुछ कुछ रोग को हम लोग नोट करेंगे। वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, कुछ रोग जो हैं बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वो मनुष्य में जीवाणु जनित रोग, कुछ इसमें याद कर लेंगे, कुछ अलग से आप लोग जितना भी रोग है सब लिस्ट लिखा देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। पहले भी 3-4 रोग का नाम जानेंगे। हैजा, हैजा किसकी वजह से होता है? हैजा विब्रियो कॉलरी, हैजा नोट करेंगे, विब्रियो कॉलरी। हैजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉलरा। कॉलरा विब्रियो कॉलरी, है ना, इससे तो नाम याद रहेगा, हैजा किससे होता है। फिर दूसरा है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तीसरा हम लोग लिख लेंगे तपेदिक यानी टीबी। यहाँ भी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के जगह क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस ही होता है।
बस यहाँ लेप्री लग गया तो लेप्रोसी होगा इससे, है ना। अब मान लीजिए इतना ही पूछ दिया एग्जाम में तो याद रखना, ऐसा नहीं कि गलती कर देना है। माइकोबैक्टीरियम के वजह से कौन कौन सा रोग होता है या कौन कौन सा, अब वहाँ कुष्ठ रोग भी ऑप्शन होगा, टीबी भी होगा, तो ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। लेकिन लेप्री जब लग गया तो केवल यही होगा, या ट्यूबरकुलोसिस लग गया तो ये होगा। तो ये कुछ ये डिजीज जो है वो मानव में, ह्यूमंस की है ना। और बहुत सारे इससे रोग जो हैं वो पौधों में भी होते हैं, है ना। पौधों में भी बहुत सारे रोग होते हैं, आलू में, फलों में, वो सब भी है, तो उसको बाद में हम लोग कभी देखेंगे। उसके बाद एक माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा का नाम सुने हैं क्या? स्मॉलेस्ट हाँ ऑर्गेनिज्म। हाँ, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी माइकोप्लाज्मा भी जो है ये एक बैक्टीरिया का ही रूप है ना। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हेडिंग दीजिए, MYCO। ये माइकोप्लाज्मा है ना। माइकोप्लाज्मा में हम लोग जानेंगे कि क्या है ये। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सेल्फ रेप्लिकेशन होता है इसमें। इसको हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखिए, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाला बैक्टीरिया है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। इसमें सेल वॉल नहीं होता है और इसीलिए इसको कोमल त्वचा वाले जीव भी बोलते हैं, सॉफ्ट स्किन वाले जीव भी बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम को, या माइकोप्लाज्म को। माइकोप्लाज्मा ये जो है माइकोप्लाज्मा, ये जीवाणु, विषाणु और कवक, ये तीनों के बीच की कड़ी होता है, लिंक होता है, लिंक बिटवीन वायरस, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, है ना। माइकोबैक्टीरियम जो है वो लिंक है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी के बीच का कड़ी। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल होता है माइकोप्लाज्मा। एक बार क्वेश्चन भी हाल में UPSC के द्वारा पूछा गया था ये सबसे छोटा कौन है इसमें से, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा, जीवाणु का सबसे छोटा सेल है ना, माइकोप्लाज्म, इसलिए हम जानेंगे। उसके बाद एक ब्लू ग्रीन अलगी आपको बता ही दिए उस समय। ब्लू ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये मोनरा किंगडम में है ना, लेकिन प्लांट का फीचर शो कर देता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। और ब्लू ग्रीन अलगी का कुछ नाम लिख लीजिए, जो ब्लू ग्रीन अलगी ऑब्लिक साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल नोट कीजिए उसको। स्पाइरुलिना, एनाबिना, नॉस्टॉक, और भी है, 3 फेमस एग्जाम्पल है, इसको नोट कीजिए। ये तीनों ब्लू ग्रीन अलगी या नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल का मतलब क्या है? ये एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए इनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, उसमें फंगी है ना, कवक बोलते हैं हिंदी में,
क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल उसका जानते हैं आप लोग? कवक को कहीं देखे हैं, फंगी को? मशरूम हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। मशरूम जो है जिसको हम लोग खाते हैं वो भी एक तरह का कवक है ना। हर तरह का मशरूम हम नहीं खा सकते हैं, खाने लायक अलग होता है, और बहुत सारा ऐसा होता है मशरूम जो पॉइजनस होता है, विषैला होता है, हम उसको खाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगा हमारे शरीर को। तो मशरूम भी एक तरह का फंगी है, कवक है। तो फंगी जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जैसे कि मोनरा में भी नहीं था, है ना, फंगी में भी नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप क्लासिफिकेशन का लेवल देखेंगे तो मोनरा प्रोटिस्टा से ज़्यादा इसमें क्लासिफाइड होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं जो मोनरा प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती थी। उससे जैसे कि आप मोनरा प्रोटिस्टा को अपना खुली आंखों से, मोनरा को आप देख नहीं सकते हैं, मशरूम को आप खा रहे हैं तो देख रहे हैं ना, मशरूम दिखता है आपको, लेकिन जो यूनिसेलुलर है वो ऑर्गेनिज्म आपको दिख नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। तो ये यूकैरियोट भी होता है, यानी इसका जो सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब दिखेगा आपको सेल में। सेल के अंदर में यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स डेवलप हो चुके होते हैं और वो विजिबल होते हैं, दिखते हैं, है ना। तो हम अगला किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं इसको। जो फंगी जो है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सब है, इसलिए हम लोग इसको पहले भी देख लेंगे। प्रोटिस्टा हम लोग पूरा 5 किंगडम कर चुके थे, वो उसका ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन था वो लास्ट क्लास में हो चुका था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं हुआ था, इसलिए उसको फिर से मोनरा में हम आपको उसमें बैक्टीरिया को वहीं पे अलग से आपको बता दिए। तो इसमें जो हम मेनली देखेंगे कि जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो भोजन कैसे बनाएगा कवक अपना? ये सेप्रोफिटिक कैरेक्टर रखते हैं। नो क्लोरोप्लास्ट, है ना, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो स्वाभाविक अपना भोजन तो खुद बना नहीं पाएगा, है ना। तो क्या करेगा? ये बना बनाया दूसरे पे निर्भर रहेगा, है ना। क्या किस किस तरह से निर्भर रह सकता है? सर जैसे सर मशरूम में पौधा का गिरा हुआ बना सकते हैं। वेरी गुड। और वो किस तरह का रिलेशन हो गया मशरूम जैस का जो आप एग्जांपल दिए? तीन तरह का रिलेशन होता है। क्योंकि कवक खुद अपना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए यह दूसरों पे निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। जो ऑर्गेनिक्स या तो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेगा, किसी जीव जंतु पे, जीवित जीव जंतु पे, या किसी मरे हुए जीव जंतु पे, या फिर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे निर्भर रहेगा, जहाँ से उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए सारी चीज़ मिलेगी, है ना। तो एक सहजीवी संबंध होता है, दूसरा परजीवी संबंध होता है, तीसरा होता है मृतोपजीवी सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। इसको समझ लीजिए, लिखने उठने का उतना जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, समझने की ज़्यादा है। अब इसमें क्या होगा, सहजीवी संबंध जहाँ पे होगा, मान लीजिए 2 आदमी है, दोनों एक दूसरे से मदद ले रहा है ना। दो लोग साथ मिलके पढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। किसी का साइंस स्ट्रांग है तो वो अगले को साइंस में हेल्प कर रहा है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है तो वो उसको साइंस वाले को हिस्ट्री में हेल्प कर रहा है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों को फ़ायदा होता है। जो 2 ऑर्गेनिज्म जुड़े होंगे, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा, तब ये सहजीवी संबंध होगा, सिम्बायोटिक रिलेशन होगा। पैरासिटिक रिलेशन में क्या होगा, एक को नुकसान होगा और एक को फ़ायदा होगा। यानी पैरासाइट जो होता है, अब जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है ना, उसको नुकसान पहुंचा देता है पैरासाइट। तो अगर मेरे बॉडी में कोई पैरासाइट आएगा तो वो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, और मेरे शरीर का जो नुकसान होगा वो उसके लिए फ़ायदा होगा। तो ये पैरासिटिक रिलेशन हो गया।
अब एक है मृतोपजीवी, तो जो मर गया कोई चीज़ उस पर जीवित रहता है, तो वो तो जो मर ही गया उसे क्या नुकसान होना है, उसको क्या नुकसान पहुँचाएगा, तो वो इस पर जीवित रहता है, मृतोपजीवी हो गया, है ना, सैप्रोफाइटिक फंगी। तो फंगी भी 3 तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड मृतोपजीवी, जो मरे हुए चीज़ों पे रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जानेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन कुछ बहुत फेमस है जो कि पूछा जाता है बराबर एग्जाम में, लाइकेन है, माइकोराइजा है, सब नाम सुने हैं, है ना। लाइकेन कैसा सहजीवी संबंध है? लाइकेन सिम्बायोटिक कैसा है? सिम्बायोटिक में किसका किसका सिम्बायोसिस है? अच्छा उसको छोड़ दीजिए वो सब। जनरल लाइफ में, जीवन में, रोड पे चलते हुए, घर जाते हुए, कहीं पे कोई आप लोग को कोई एग्जांपल बताइए सिम्बायोटिक रिलेशन का जो आपको दिखता हो जानवरों में कहीं पे, जिससे दोनों जानवर को फायदा होता है। बगुला और भैंस। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही है। कौवा भी होता है भैंस पे, बगुला है, कुछ भी। तो क्या करता है, भैंस के बॉडी में जो छोटा छोटा जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला, है ना, कीड़ा वगैरह होता है, उसको वो खाता है, उससे उसको भोजन मिलता है, और जिससे वो लेता है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो कीट है वो उसके ब्लड से अपना, उसके बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है ना, तो उसको नुकसान पहुंचा रहा है वो। तो सिम्बायोटिक रिलेशन दोनों के बीच में है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक को भोजन मिल रहा है, एक का बॉडी पे जो नुकसान हो रहा है उससे वो बच रहा है। तो उसी तरह का फंगी भी कभी बहुत सारे जगह पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो लाइकेन जो होता है वो फंगी और अलगी का, शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशन है। नोट कर लीजिए, लाइकेन, फंगी और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशन है। कवक प्लस शैवाल, ये मिलके लाइकेन बनता है ना। लाइकेन में यही दोनों होता है। अब लाइकेन जो है ये क्या है, अब एक सिंगल चीज़ नहीं है, ये सिंगल कोई प्लांट नहीं है, ये इन दोनों को मिला के बनता है लाइकेन, है ना, एसोसिएशन है। तो ये संयुक्त जीव है ना। और इसमें आपको जानना है कि दोनों में क्या होता है ना, इसको क्या फ़ायदा मिलता है, कोई बता सकते हैं? अलगी फोटोसिंथेसिस करता है और ये शायद इसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है। वेरी गुड। ये शैवाल है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा ना, फोटोसिंथेसिस होगा इसमें, यानी ये अपना भोजन खुद बना सकता है शैवाल, ठीक है। और ये जो भोजन बनाता है उससे इसको हेल्प करता है न्यूट्रिशन के लिए, है ना। नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट देता है कवक को, फंगी को अलगी कार्बोहाइड्रेट देके हेल्प करता है, और जो फंगी है वो मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं, विटामिन्स, वो सब सॉइल से लेके इसको पहुंचाता है, देता है आपका जो अलगी है उसमें उसको। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशन है अलगी और फंगी के बीच में, जिसको लाइकेन बोलते हैं। और ये जो यूनिक रिलेशन है इसे हेलोटिज्म कहते हैं दोनों के बीच में। हेलोटिज्म बोलते हैं इन दोनों के बीच में, जो ये सहजीवी संबंध विशेष तरह का है, इसको हेलोटिज्म बोला जाता है। अब फंगी से क्या क्या नुकसान और फायदा हो सकता है जो आप जानते हैं? अगर कुछ जानते हैं तो बताइए, फायदा कुछ? कोई एडिबल हो गया, हाँ, दूसरा है कोई डिकम्पोजिशन में ये हेल्प करता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। हाँ ठीक है। और इससे हम पेनिसिलिन भी, हाँ वेरी गुड। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी, नोट कीजिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी, कवकों का आर्थिक महत्व।
पहला तो आप बोल चुके हैं, डिकम्पोजर है, यानी अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जक है। अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जक है। वेस्ट मटेरियल्स का डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। उसके बाद भोजन के रूप में भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। मशरूम जो है उसको अगेरिकस बोलते हैं, ठीक है। किसका है फोन? ये जो मशरूम जो हम खाते हैं उसको अगेरिकस बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी सब तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, छोड़ना नहीं है छोटे छोटे पॉइंट को। सब नहीं पूछा जाएगा कि मशरूम का फ़ोटो बना के बताइए, है ना, वो बायोलॉजी में पढ़ना है। यहाँ पे यही सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। मशरूम को एगेरिकस बोलते हैं। तो पहला आपका डिकम्पोजर का हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दूसरा, फूड के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे फ़ायदा है हमको, क्यों फ़ायदा है फूड के रूप में इस्तेमाल करने में? हाईली प्रोटीनेशियस होता है और हमारे कंट्री के लिए और ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की, खाद्यान्न की कमी है ना। लोग भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी हैं। तो बड़े स्तर पे अगर इसका उत्पादन होता है तो हमारा फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। और हाईली प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो जो गरीब लोग हैं या कोई जो अगर इसको बड़े, अभी तो महंगा है, चूँकि उत्पादन कम है तो महंगा होता है ना। लेकिन अगर उत्पादन बढ़ाया जाए तो ये फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा, न्यूट्रिशन लोगों को मिलेगा। तो दूसरा, अगला लिखिए, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है। यूज़ इन इंडस्ट्री या उद्योग में उपयोग। तो इसी का उपयोग किया जाता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम जो है, दो एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये दोनों का पनीर उद्योग में, पनीर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। एक और है, सबको एक लाइन में अगर पनीर वाला लिखे हैं तो नीचे अगला जो बताएंगे उसको नीचे नोट कीजिएगा, याद कर रखने में आसानी होगी। दूसरा इसमें नोट करना है ईस्ट, ये क्या है? ये कवक है, फंगी है ना। इसका उपयोग अल्कोहल इंडस्ट्री में होता है ना, अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। फिर बेकरी में भी उपयोग होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेकरी में उपयोग किनका होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना, बेकरी में भी यूज़ होता है। साइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, फंगी का साइट्रिक एसिड बनाने में। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के निर्माण में भी फंगी हेल्पफुल है, हमारे लिए यूज़फुल है। बस इसमें एंजाइम के निर्माण के लिए लिख लेंगे, उसका डिटेल नहीं लिखना है कुछ। फिर है सिंथेसिस ऑफ विटामिन। विटामिन को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ये यीस्ट जो था, इससे विटामिन डी बनता है, नोट कर लीजिए। यीस्ट से विटामिन डी बनाया जाता है। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स सनलाइट। विटामिन डी केवल सनलाइट से मिलता है और कहीं से आपको नहीं मिल सकता है ना। बाकी फिर दवा से उसको आपको लेना पड़ेगा। और ईस्ट से विटामिन डी बनता है, बनाया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स का नाम है जो कवक से तैयार किए जाते हैं। एक दो नाम लिख लेंगे, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब कवक से यानी फंगी से तैयार किए जाते हैं। अब हार्म्स क्या करते हैं ये हम लोग को, नुकसान क्या पहुंचाते हैं कवक? हार्म्स यानी हानियाँ, कवक से हानि।
वेरियस प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत सारे पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग ये हो जाते हैं कवक के कारण। नोट कर लीजिए 2-3 रोग का नाम। ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता भी एग्ज़ाम में कि मान लीजिए वीट में कौन सा रोग होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो अब जो बता रहे हैं उसको नोट कीजिए। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों में, है ना, क्रूसीफर, रस्ट RUST, वाइट रस्ट इन क्रूसीफर। स्पेलिंग यहाँ से देख लेंगे, CRUCIFER, सरसों, इसका मतलब हो गया। हिंदी वाले नोट कर लेंगे। सरसों में वाइट रस्ट जो हो जाता है वह कवक के कारण होता है। लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का लूज स्मट जो होता है वो भी इसके कारण होता है। उसके बाद रस्ट ऑफ वीट भी होता है, वीट में रस्ट लग जाता है। रस्ट ऑफ, ये वाला शुगर केन में भी जो हाँ बहुत सारा हाँ होता है। रेड रॉट बोलते हैं उसको, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लिख लीजिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड ROT, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन, गन्ना, है ना, गन्ना का रेड रॉट, ये भी इसी की वजह से होता है। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है ना, ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज, इंग्लिश में भी टिक्का, TIKKA। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी कवक के कारण होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की अंगमारी भी इसको बोलते हैं। और भी बहुत सारी डिजीज़ है। अब ये तो हो गया प्लांट डिजीज़। एनिमल्स में भी डिजीज़ ये कॉज करता है। कुछ डिजीज़ का नाम बताइए जो हम लोग में कवक के कारण हो सकता है। ब्लैक फंगस, हाँ, क्या नाम है? ब्लैक फंगस तो कॉमन नेम हुआ, यही पूछेगा क्वेश्चन, बताइए। एस्परजिलस, ना, अच्छा वो नहीं, ब्लैक फंगस का नाम क्या है? ब्लैक फंगस तो कॉमनली आप लोग उसको बोल देते हैं ना, म्यूकोरमाइकोसिस उसका नाम है, म्यूकोरमाइकोसिस। हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस। अभी नहीं, उसको बताएंगे, अभी बताएंगे, रुकना है। एक तरफ आप लोग लिखेंगे रोग, दूसरे तरफ कवक का नाम, मतलब इधर फंगी, नेम ऑफ फंगी कॉजिंग दिस डिजीज, एंड इधर डिजीज बता रहे हैं एक एक करके। रिंग वॉर्म लिखिए, दाद, दाद या रिंग वॉर्म, डिजीज में दाद या रिंग वॉर्म। ट्राइकोफाइटन लेस्कोसै, ट्राइकोफाइटन लेस्कोसै। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ट्राइकोफाइटन लेस्कोसै। इसी को लिखे ना ऐसे ही। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से क्या होता है पहले बताइए, बहुत फेमस है। एस्परजिलस फूड पॉइजनिंग, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, दमा, रोग में लिखिए दमा। अस्थमा जो दमा जो या अस्थमा जो बीमारी है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है।
एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है। टीनिया पेडिस से एथलीट फूट होता है। एथलीट फूट, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। इधर लिखेंगे फिर अगला स्केबीज या खाज। स्केबीज या खाज बीमारी का नाम हो गया और इसका कॉज करता है एकेरस स्केबीज। कवक का नाम है एकेरस स्केबीज। एकेरस स्केबीज कौन सा रोग पैदा करता है? ये स्केबीज है ना, नाम में ही है, यही रोग ये पैदा करता है, स्केबीज रोग। उसके बाद एक और बाल्डनेस जो है, गंजापन, टीनिया केपेटिस, टीनिया केपेटिस। तो इस तरह से आप देखते हैं कि डिफरेंट, इसमें आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, कहीं भी से भी आप पढ़ेंगे तो इसी तरह से पढ़ना है कि उसका जो फैक्चुअल पोर्शन है उसको पूरा याद रखेंगे, ठीक से याद करेंगे, समझ के याद करेंगे। ये सब जो है बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। जो आसान है उसको जल्दी और तुरंत याद कीजिए, उसको उस तरह से याद रखिए कि याद रहे, आगे एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे स्केबीज है, नाम में स्केबीज लिखा हुआ है तो इससे स्केबीज डिजीज़ होगा, है ना, तो इस तरह से। और जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है ना, ये बहुत ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि अस्थमा किस रोग की वजह, किस कवक से होता है। किसी कोई एस्थमेटिक होने की अगर शिकायत होती है किसी को, डॉक्टर को, कि कोई मरीज़ की सांस फूल रही हो, तो पहले उसका ब्लड टेस्ट करेगा डॉक्टर, और वो स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट फॉर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है। अगर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स उसके अंदर है तो फिर उसका इलाज अलग होगा, नहीं है तभी अस्थमा हो सकता है, बट वो फिर दूसरा अस्थमा होगा, फिर वो एलर्जिक अस्थमा होता है जो मौसम बदलने से या कुछ और कारण से हो सकता है। लेकिन एक कवक से जो अस्थमा होता है ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण ही होता है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे, फंगी के बाद प्लांट का पर जाएंगे, प्लांट किंगडम। प्लांटिंग में हम लोग देखेंगे उसका डिटेल में, है ना। एक बार हम लोग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो उसको एक बार देख के आइएगा। और उसके बाद हम लोग मेनली उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कौन कौन से प्लांट का, कुछ प्लांट का नाम आपको नोट करना होगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह का कुछ फैक्ट है, उसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और वायरस वगैरह भी पढ़ के आएंगे। वायरस, बैक्टीरिया यहाँ पे देखें, यहीं पे हम लोग वायरस भी देख लेंगे ताकि याद करने में आसानी होगी आपको। वायरस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, वायरस है। उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम देख लेंगे, अलगी वगैरह देखेंगे, अलगी पढ़ के आएंगे आप। क्या कैसा लगा? भारी लगा कि हल्का लगा? बोलिए। भारी नहीं लगा तब पढ़ाई क्या हुई? डिफिकल्ट लगा ना? किसको किसको डिफिकल्ट लगा? सही सही बताइए। झूठ बोलिएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा, डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना रहता है ना। भारी किनको किनको लगा? जबकि हम बहुत कम नाम लिखवाए हैं, किताब में बहुत सारा नाम है और सब आपको याद करना पड़ेगा। वो हर चीज़ लिखवाई नहीं जा सकती है, नोट्स में, बुक में बहुत सारे नाम हैं, वो सब याद करना पड़ेगा। तो वो इसलिए पूछ रहे हैं भारी किनको किनको लगा, तो उसको हल्का करने का उपाय बताया जाएगा। और किन्हीं को? बस 3 आदमी को लगा। आप तो बायो पढ़ी हुई हैं, तब कैसे भारी लग रहा है? 10-11 साल हो गया। ABCD कब पढ़ी थी? सबसे पहले जनरल साइंस में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो क्लास 10 से ऊपर के लेवल का है नहीं, ये समझना है। और क्लास 10 तक सब लोग साइंस पढ़े हैं, तो मन से ये बात निकाल दीजिए कि कोई नई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं।
पुरानी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। हम और आप सब लोगों ने साइंस 10th क्लास तक पढ़ा ही है ना। अभी भी आप क्लास 10, 9, 8 की बुक लेंगे तो जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं सब कुछ वहाँ मिलेगा। उससे ऊपर का ये लेवल नहीं है, पूछा ही नहीं जाता है उससे ऊपर के लेवल का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हम साइंस बहुत भारी चीज़ है, हम पढ़ नहीं रहे। आपका सब्जेक्ट है क्लास 10 तक का ही साइंस है, उसके ऊपर का साइंस नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है। इसलिए दिमाग में ये चीज़ को डालना है कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रहा है। दूसरी चीज़, जिन्होंने भी अगर क्लास 10th के बाद बायोलॉजी पढ़ा है, जैसे आप, अब ये मत सोचिए 10 से 11 साल हो चुका है। 10 से 11 साल पहले कम से कम आप, हाँ नया होगा, 10 से 11 साल पहले पढ़ी तो है ना आप। इससे ज़्यादा 10th से ऊपर के लेवल पे पढ़ाई किया है आपने, है ना। तो उसको मानना है कि मेरे लिए ये इजी है और इसमें हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ये सोचना है। उसके बाद आती है बात कि कैसे याद करें, तो उसके लिए बार बार पढ़ने से ही याद हो पाएगा और कुछ अपना ट्रिक डेवलप करना होगा, तो ध्यान से पढ़ना होगा। हो सके तो जितनी बार याद कीजिए उसको एक बार कॉपी बंद कीजिए, किताब बंद कीजिए, याद करने के बाद उसको लिख लीजिए। जो जो नाम है, रोग है, सब लिखिए। रोग का नाम भी अभी कम ही बुक में आपके ज़्यादा होगा, वो सब याद करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पता नहीं है, क्योंकि जब रेंज ज़्यादा होता है तो क्वेश्चन भी, जब मान लीजिए हम बीपीएससी को देखते हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन हाल के समय में दिखता है। तो 30 क्वेश्चन में उसके पास स्कोप ज़्यादा है पूछने का ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके जाना होगा।